यस। अच्छा, कल आप लोगों का रिजल्ट है क्या? कल आप लोगों का ओपन डे है क्या स्कूल में? सब लोग आने वाले हो? एक तो संडे को ओपन डे रखते बताओ, है ना? बताओ, संडे को भी आराम नहीं? वर्किंग डे में रखना चाहिए ओपन डे, है ना? संडे को कौन ओपन डे रखता है? संडे को क्लोज डे होना चाहिए, संडे को भी ओपन डे। वही तो, पता नहीं कैसे डिसीजन है। मेरे को तो समझ ही नहीं आया संडे का क्या सिस्टम है ओपन डे का। रखना हो तो सैटरडे को रख लो, कम से कम संडे को तो आराम दो, संडे को भी ओपन डे। चलो ठीक है, खैर है तो है, क्या कर सकते हैं। चलो आगे सब लोग, और कोई आने वाला है? बायो बुयो वाले सब आ गए? किसी का वेट करना है या फिर अपन क्लास स्टार्ट करें? सर आप बात कर लो, हम नहीं आएंगे। कहाँ पे नहीं आओगे? सर आप बोल दो, विजन वाले नहीं आएंगे। बेटा स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, मेरे को भी जाना पड़ेगा कल तो। देखता हूँ कल, मैं क्या बोल सकता हूँ। अब रखा है तो जाना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं इसमें। पहले भी आपका ओपन डे संडे को ही रखा था मेरे ख्याल से, है ना? पिछला भी एक ओपन डे रखा था, वो भी संडे को ही था। सर 3 बार संडे को रखा था। हाँ, ये संडे को रख देते हैं। ये शायद इसलिए करते हैं ताकि आपका लॉस ना हो ना क्लासेस का, बिल्कुल भी। आपकी क्लासेस रेगुलर चलती रहे, और संडे को तो कोई क्लास होती नहीं है, तो इसलिए लोग संडे को ओपन डे रख देते हैं। खैर ठीक है, इसमें आप लोगों का भला है, आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। इट्स फॉर यू ओनली। चलो, और टाइमिंग क्या रखा है आपको? टाइमिंग क्या दिया गया वहां से मॉर्निंग का? 8:30 to 1 के बीच में सब आ जाएंगे। अच्छा, 8:30 to 1? इतना ज़्यादा टाइम कौन देता है? 1 घंटे का होता है ओपन डे, 2 घंटे का होता है, 4 घंटे का ओपन डे सर होता सबको अलग अलग टाइम है ना। है? अच्छा अच्छा, ये कोरोना की वजह से अलग अलग टाइम दिया होगा सबको। हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, स्लॉट्स में आओगे आप लोग, है ना? किसी का मॉर्निंग स्लॉट होगा, किसी का आफ्टरनून वाला होगा। हाँ सर, टाइम दे दिया, ये 10 मिनट में आ जाने का। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। चलो, स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? आ जाना फिर सब लोग, है ना? अपने अपने टाइम पे आ जाना। सबको स्क्रीन विजिबल है? अरे स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? ओके हाँ सर, कमेंट में तो लिख रहा है। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ, हम क्या डिस्कस कर रहे थे सुबह में? हाँ, राइट हैंड पाम रोल। पाम रूल। हाँ, पाम रूल जैसा कुछ नहीं है इसमें। वो पाम रूल मैंने बाय मिस्टेक आपको बोल दिया था। पाम रूल इसमें नहीं है। पाम रूल आप पढ़ोगे जब मैं आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाऊंगा, तब पाम रूल पढ़ाऊंगा। अभी पाम रूल का कोई यूज़ नहीं है वैसे, है ना? अभी आपका रूल खाली राइट हैंड थंब रूल का यूज़ होगा, तो हम अलग से कोई दूसरे तीसरे रूल को घुसा के उसको कंफ्यूज नहीं करते। राइट हैंड थंब रूल को ही आप पकड़ के चलो, यही आपका सबसे मेन रूल है, ठीक है? इसी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना भी होगा इसी से सॉल्व करेंगे, ठीक है? राइट हैंड थंब रूल को ही आप लेके चलो, हमें कोई दूसरा रूल नहीं डालना है। हमें कोशिश यही करनी है कि हम 100% क्वेश्चन एक ही रूल को फॉलो करके चलें, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे हमारे दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, ठीक है? तो वही मॉर्निंग वाला क्वेश्चन हम फिर से लेते हैं और इसको राइट हैंड थंब रूल से ही करेंगे, ठीक है? इस तरह का हमें वायर दिया हुआ था, सब लोग ध्यान से देखोगे। एक वायर हमें ऐसे दिया हुआ था, इसमें करंट आपका आ ही जा रहा था, ठीक है?
और दूसरा वायर हमें इस तरह से दिया हुआ था, इसमें भी करंट आपका आई जा रहा था। दोनों के बीच का सेपरेशन हमें L दिया हुआ था, दोनों वायर्स के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ था, L, और इसमें भी करंट आपका कितना जा रहा था, आई जा रहा था। लेकिन इसमें करंट आपका इनटू द प्लेन था, इसमें करंट आपका आउट ऑफ द प्लेन था। ठीक है, इस तरह से हमें वायर दिया हुआ था। अब डायरेक्शन में हमें कंफ्यूजन होता है ना, तो डायरेक्शन का ही कंफ्यूजन आपका दूर करने वाला हूँ। हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इस डिस्टेंस पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, मॉर्निंग में हम यही वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे एक पॉइंट था P जो कि दोनों वायर से L डिस्टेंस पे था। ठीक है, फर्स्ट वायर से भी L डिस्टेंस पे और सेकेंड वायर से भी L डिस्टेंस पे था, और इस P पॉइंट पे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। दिस वाज आवर क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब अगर बड़े ध्यान से देखो तो जितने भी हमने फॉर्मूले निकाले मैग्नेटिक फील्ड के, सबके सबका पापा कौन है। ठीक है, जितने भी हमने मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले निकाले सबका पापा एक ही है, दैट इज योर बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले आपके आए हैं बायोट-सेवर्ट लॉ से आए। जितने भी फॉर्मूले हमने डिराइव करे, कहाँ से डिराइव करे, बायोट-सेवर्ट लॉ। तो सबका पापा कौन हुआ मैग्नेटिज्म में, बायोट-सेवर्ट लॉ हुआ। अब बायोट-सेवर्ट लॉ हम सबको पता है, बायोट-सेवर्ट लॉ को ही हम हमेशा हमारा बेस इक्वेशन से रिलेट करेंगे और वहीं से हम डायरेक्शन का पता लगाएंगे। जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम बायोट-सेवर्ट लॉ को ही याद करेंगे। और बायोट-सेवर्ट लॉ हम सबको पता है, विच इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ आप सब जानते हो, I इंटू DL क्रॉस R अपॉन R3। ये हमारा वेक्टर लॉ है बायोट-सेवर्ट लॉ का। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन कौन देता है यहाँ पे, हमें डायरेक्शन यहाँ पे कौन देता है, DL क्रॉस R वाला जो पार्ट है ये हमें हमेशा डायरेक्शन देगा। हमें डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी, DL क्रॉस R से मिलेगी। एक मेथड तो इसका ये है डायरेक्शन फाइंड करने का। जब भी आप डायरेक्शन में कहीं भी फंसो तो आप हमेशा DL और R को क्रॉस प्रोडक्ट कराओ, उसका जिस डायरेक्शन में आंसर आएगा उसी डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। सिंपल सा फंडा ये है। इतना सबको समझ आता है? यस? इतना सबको समझ आता है कि नहीं आता है? चलो बहुत बढ़िया। अगर इतना हमें समझ आता है तो अब बड़े ध्यान से देखो, फर्स्ट वायर को देखो। फर्स्ट वायर का DL वेक्टर कहां पे होगा, फर्स्ट वायर का DL वेक्टर कहां पे होगा ये बताओ। What in which direction is your DL vector of the first wire? पहली वाली वायर का DL वेक्टर कहां पे होगा ये बताओ। पहली वाली वायर का DL वेक्टर किस साइड होगा? करंट कहां पे जा रहा है फर्स्ट वायर में, फर्स्ट वायर में करंट कहां फ्लो कर रहा है? यस, फर्स्ट वायर में करंट कहां पे फ्लो कर रहा है आपका ये बताओ। अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, या बैठ गए हो सब आराम से नींद में? हाँ, फर्स्ट वायर में आपका करंट आ रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, करंट कहाँ पे आ रहा है, बाहर की तरफ। एक मिनट में आपको कैमरा ऑन करके बता ही देता हूँ डायरेक्शन कैसे लेना है। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो सोचते ही रह जाओगे। चलो मेरा फोटो दिखाई दे रहा है सबको? देखो इधर, फर्स्ट वायर में आपका करंट ऐसे आ रहा है ना, बाहर की तरफ है ना। तो DL वेक्टर आपका बाहर की तरफ हो गया। DL वेक्टर क्या हो गया आपका, बाहर की तरफ। अब DL क्रॉस R, तो R वेक्टर क्या होता है, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो हमारा R वेक्टर है। तो यहाँ पे हमारा R वेक्टर क्या होगा, ये होगा, ये जो L है ये हमारा R वेक्टर होगा। तो DL की तरफ फिंगर्स को ले जाऊं और R की तरफ ऐसे कर्ल करूं तो आपका थंब देखो ऐसे जाएगा। DL की तरफ अपनी फिंगर्स को ले जाओ, मतलब करंट की डायरेक्शन में ले जाओ बाहर की तरफ, और R वेक्टर की तरफ कर्ल करो। R वेक्टर की तरफ कर्ल करोगे तो आपका थंब कहाँ पे जाएगा, थंब देखो इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में
थंब आपका ऐसे जाएगा, ये वाली डायरेक्शन। हमें डीएल क्रॉस आर करना है, डीएल क्रॉस आर। डीएल वेक्टर आपका आ रहा है बाहर की तरफ, देखो डायरेक्शन बहुत अच्छे से देख लो, ये डीएल वेक्टर आ रहा है मेरी तरफ, ऐसे मेरी तरफ आ रहा है, और आपका जो एल है, आर वेक्टर है इधर है ना, आर वेक्टर आपका इधर है। तो डीएल की तरफ फिंगर्स को ले जाओ, आर की तरफ कर्ल करो, तो आपका थंब देखो ऊपर की तरफ आएगा पी पॉइंट पे। समझ आ रही है आपको ये बात? फिर से बताता हूँ, देखो यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन आती है डायरेक्शन लेने में। वापस देखो, आपका वायर बाहर की तरफ आ रहा है, करंट आपका बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, मेरी तरफ करंट आ रहा है मेरी तरफ, और आर वेक्टर आपका इधर है पी पॉइंट पे, ठीक है, करंट आ रहा है इस तरफ, आर वेक्टर आपका इधर है, ठीक है, ऐसे ले लो, आर वेक्टर आपका इधर है, ये सपोज करो आपका आर वेक्टर है, ये ऑरेंज वाला पेन आपको आर वेक्टर दिखा रहा है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये जो ब्लैक पेन है आपको डीएल वेक्टर दिखा रहा है। अब आप डीएल क्रॉस आर करके देख लो खुद से, राइट हैंड रूल यूज करो और डीएल क्रॉस आर करके देखो। डीएल क्रॉस आर करोगे तो आपका थंब किधर जाएगा, देखो आपका थंब का जो डायरेक्शन होगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, है ना। डीएल क्रॉस आर जब हम करेंगे तो हमें थंब जो देगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ध्यान से देख लो, इसको ऑब्जर्व कर लो, ये मेरा आर वेक्टर है जो मैंने ऑरेंज पेन से शो किया है, और ये जो मैंने ब्लैक पेन से शो किया ये मेरा डीएल वेक्टर है, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर करो, देखो थंब कहाँ पे जा रहा है, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सही सही बताओ। अब क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। वैसे ही देखो, अब मैं सेकेंड वायर के लिए लेता हूँ, है ना, ये वाला वायर देखो, अब ये जो सेकेंड वाला है, सेकेंड वायर देखो, है ना, सेकेंड वायर के लिए आपका जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रहा है, और आर वेक्टर आपका ऐसे है ना, करंट आपका अंदर की तरफ जा रहा है और आर वेक्टर आपका ऐसे है। अब वापस आप डीएल क्रॉस आर करो, देखो डीएल क्रॉस आर करो फिर से, देखो डायरेक्शन आपका थंब कहां जाएगा, डीएल क्रॉस आर करके देख लो, बताओ थंब कहां पे जाएगा। ये आपका आर वेक्टर है, ऑरेंज पेन से शो कर रहा हूं, और ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, करंट आपका ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ। डीएल क्रॉस आर करके देख लो, मतलब करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को ले जाओ और आर की डायरेक्शन में कर्ल करो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को ले जाओ, आर की डायरेक्शन में कर्ल करो, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को ले जाओ, आर की डायरेक्शन में कर्ल करो, थंब आपका ऐसे चला जाएगा, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को ले जाओ, आर की डायरेक्शन में कर्ल करो, थंब आपका राइट साइड जाएगा इस तरफ, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को ले जाओ, आर की तरफ कर्ल करो, आपका थंब ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, देखो ये आपका डायरेक्शन आएगा, ये वाला आपका डायरेक्शन आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ड्यू टू सेकेंड वायर, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ड्यू टू फर्स्ट वायर। क्लियर हुआ सबको? यस, अब बेटा क्लियर हो गया अच्छे से, बहुत बढ़िया से। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। एक बार डायरेक्शन हमें समझ आ गया, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। अब देखो, अब आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। अब आपको ज्योमेट्री देखनी है, ये आपका एंगल आपको पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सारे एंगल आपके 60 डिग्री हो जाएंगे। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, है ना, ये एंगल भी आपका 60 होगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दोगे, ये एंगल 60, तो ये भी एंगल 60, है ना, तो ये एंगल आपका 30 हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल 30 हो गया। सिमिलरली आपका ये भी एंगल 30 हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका B1 वेक्टर आपका इधर जाएगा और B2 वेक्टर आपका इधर जाएगा, ठीक है। अब दोनों का कॉस वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि B1 का मैग्नीट्यूड B2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। दोनों वायर्स आपकी लॉन्ग है, तो B1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वही B2 का मैग्नीट्यूड होगा, तो दोनों का cos 30 वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोनों का cos 30 वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कौन सा कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, साइन वाला कंपोनेंट दोनों का ऐड हो जाएगा, ठीक है, दोनों का साइन कंपोनेंट आपका ऐड हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी आपकी 2 टाइम्स B1 साइन 30, ठीक है,
2 टाइम्स B1 साइन 30 के बराबर आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें B1 का वैल्यू निकालना है। तो B1 का वैल्यू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो पहली वायर की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर किसका बराबर है आपका, एल के बराबर। आर इस किसके बराबर है आपका, एल के बराबर। तो बस यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी आपको 2 टाइम्स B1, B1 की वैल्यू हमने निकाल ली, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल इंटू साइन 30। तो साइन 30 किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो, एक म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल इंटू 1/2, साइन 30 इज योर 1/2। ठीक है, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ आया सबको। तो कभी भी डायरेक्शन में फंसो तो हमेशा अपने बेस इक्वेशन पे जाओ। बेस इक्वेशन सबका यही है, सबका पापा यही है, बायोट सेवर्ट लॉ। जितने भी हमने मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशंस निकाले वो यहीं से निकले। तो हमेशा बेस इक्वेशन को याद करो, डायरेक्शन के लिए हमेशा बायोट सेवर्ट लॉ को यूज करो। कहीं भी क्वेश्चन में आप नहीं फंसने वाले, किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक और मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे वायर का एनालिसिस कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक और आपके पास तरीका है, जैसे सपोज करो मैं आपको वायर ऐसे देता, ठीक है, तो इसमें सपोज करो करंट ऐसे जा रहा है, तो हमारा राइट हैंड रूल ऐसे ही बोलता है कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं अपना थंब इस करंट की डायरेक्शन में ले जाऊंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें इस तरह की सर्कुलर जनरेट होगी। ठीक है, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी सर्कुलर जनरेट होगी। ठीक है, अब मुझे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे क्या होगी, टेंजेंट। जैसे मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ए पॉइंट पे, है ना। जैसे मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये अंदर की तरफ जाएगा ना। ठीक है, ये सर्कल आपका कुछ इस तरह से बनेगा। मैं आपको एक बार सर्कल अच्छे से इमेजिन करवाता हूँ, इसको थोड़ा इमेजिन करो। जैसे कि करंट आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो आपको इस तरह का कुछ सर्कल दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट होगा। इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और अब मुझे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, जैसे इस पॉइंट पे निकालनी, तो इस पॉइंट पे निकालनी तो मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दूंगा। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट। सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी, तो इस पॉइंट पे मेरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट बी। ठीक है, सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी, तो इस पॉइंट पे आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट सी, है ना। इस पॉइंट पे निकालनी है तो इस पॉइंट पे वापस एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इस पॉइंट डी पे। समझ आ रही है कैसे हमें डायरेक्शन लेना है। तो ये वाला कंसेप्ट मैं यहाँ भी लगा सकता था, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया उस टाइम पे क्योंकि मुझे लगा शायद कंफ्यूज ना हो जाओ। लेकिन अब आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो ना, तो समझ सकते हो, तो ये वाला कंसेप्ट आप इधर भी लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको बायोट सेवर्ट लॉ से डायरेक्शन निकालना सिखाया ना, तो आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो। हाँ, मैं इसको इधर बनाता हूँ। जैसे हमारे पास ये वायर्स थी, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करते हैं। वापस से मैं वही वायर्स बना रहा हूँ। एक वायर मेरी ऐसी थी, इसमें करंट आउटसाइड जा रहा था, और एक वायर मेरी ऐसी थी, इसमें करंट आपका इनसाइड जा रहा था। ठीक है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ था, एल दिया हुआ था। और मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसका भी सेपरेशन हमें एल के बराबर दिया हुआ। ठीक है, यहाँ से भी एल है और यहाँ से भी एल। तो अब मुझे रेडियस पता चल गया ना। अब वायर में करंट ऐसे बाहर आ रहा है, तो मैंने क्या किया,
जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको मैंने रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उस पॉइंट को मैंने रेडियस मान के क्या ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। देखो अब ये सर्कल वाला कंसेप्ट भी आपको बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया ना सर्कल वाला कंसेप्ट, तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड का ये जो सर्कल मिल रहा है ना, ये सर्कल हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो जैसे कि ये करंट आपका आई जा रहा है आउटसाइड, ठीक है, तो आप इसको रेडियस मान के, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसको रेडियस मान के एक सर्कल बना दो। उसको रेडियस मान के क्या बना दो, एक सर्कल बना दो इस तरह। ठीक है, अब जैसे ही आप सर्कल बनाओगे तो अब राइट हैंड थंब रूल लगाओ अपना। तो राइट हैंड थंब रूल जब आप लगाओगे इस पॉइंट के लिए तो आपका डायरेक्शन देखो किधर आएगा, आपका डायरेक्शन इधर ही आएगा। यू विल गेट द डायरेक्शन लाइक दिस ओनली। इस पॉइंट पे टेंजेंट वेक्टर आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, यू विल गेट द टेंजेंट वेक्टर। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा फर्स्ट वायर की वजह से। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे सेकेंड वायर की वजह से निकालना है तो वापस आप ये सर्कल वाला मेथड यूज कर सकते हो। आप इसको रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लो। मेरे ख्याल से ये वाला मेथड आपको इमेजिन करने में ज़्यादा इजी लग रहा होगा, है ना। आप इसको रेडियस मान के एक सर्कल बना दो, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल जब भी हम लगाते हैं तो जब हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तो वो हमारे लिए एनालिसिस करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक सर्कल आप इधर ड्रॉ कर लो, है ना। अब जैसे ही हमारा सर्कल बन गया तो अब देखो अब आपका करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या होगी, इस तरह से टेंजेंट वेक्टर आपको मिलेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, यस और नो, है ना। हाँ, इस तरह से आप इसको इमेजिन कर सकते हो। तो अब आप देख लो नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपको इधर ही मिलेगा। तो ये मेथड मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा लगा होगा आपको। नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपको फिर से इधर ही मिलेगा। तो दोनों तरीके आपके लिए सही है। या तो आप बायोट-सेवर्ट लॉ लगा लो, जिनको फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन यूज़ करना है तो वो बायोट-सेवर्ट लॉ को यूज़ करेंगे और dl क्रॉस r से डायरेक्शन निकालेंगे हमेशा वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से, तो भी आपको सही डायरेक्शन मिलेगा। और जिसको ये मेथड नहीं करना है तो फिर वो सर्कल वाला मेथड करेंगे, सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करो। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, मतलब हमें याद क्या रखना है, हमें दिखाई दे रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँगा तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसी भी पॉइंट। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा रेडियस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये बात हम सबको समझ आती है ना। चलो, तो अब डायरेक्शन का कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। बहुत डिटेल में हम डायरेक्शन को देख चुके हैं। एक दो सवाल और कराता हूँ आपको। अब मैं जेई मेंस का सवाल ले रहा हूँ, ये 2019 का सवाल है। आप लोग खुद ही देखना, चुटकी में सॉल्व करोगे इसको। जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है ये, अप्रैल का, है ना। अप्रैल में पूछा गया सवाल है। एक वायर आपको दिया है, दिस वायर इज AB और इसका लेंथ हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट P पे। अब यहाँ पे वायर आपको देखो ऐसे सिंपली दे दिया गया है ना। पिछले क्वेश्चन से ये ज़्यादा सिंपल है, पिछला वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, ये वाला क्वेश्चन उससे काफ़ी सिंपल है। तो हमें इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ आई। करंट का वैल्यू दिया हुआ है, इस वायर में करंट कितना है, 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। जेई मेंस 2019 में पूछा गया सवाल है, यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं, 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला, 1.5 × 10⁻⁻5 टेस्ला, 2
सी ऑप्शन इज 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। पेन क्यों नहीं चल रहा है? 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। नेटवर्क का बहुत सब जगह इशू आ रहा है क्या आजकल? और डी ऑप्शन इज 2.5 × 10⁻⁵ टेस्ला। पता नहीं इतना हैंग क्यों कर रहा है। 2.5 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से। अब देखो, डायरेक्शन निकालने के लिए ना यहाँ पे भी आप सर्कल वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आप राइट हैंड अपना रूल लगाते हो तो अगर आप थंब को इस डायरेक्शन में रखोगे तो आपकी जो फिंगर्स है ना इस तरह का ऐसे सर्कल बनाएंगे। थंब को आप इस डायरेक्शन में लगोगे तो फिंगर्स आपकी इस तरह का सर्कल बनाएंगे। ठीक है, वैसे तो इस तरह के केसेस में डायरेक्शन निकालना काफ़ी इजी हो जाता है, लेकिन फिर भी आप वही कंसेप्ट पकड़ के चलो। जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसका डिस्टेंस कंसिडर कर लो r। ठीक है, अब यहाँ से आप एक सर्कल बना लो। ठीक है, इस तरह का। अब ये थोड़ा 3D में आप इमेजिन करो, इस तरह का सर्कल आपका जाएगा अंदर से होता हुआ, है ना। थोड़ा इलिप्स की तरह आपको यहाँ से दिखाई देगा। फ्रंट व्यू से आप देखोगे तो आपको ये इलिप्स की तरह ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, वैसे तो हम सबको पता है कि डायरेक्शन आउटसाइड आएगी, है ना। इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या आएगी आपकी? मैग्नेटिक फील्ड की डॉट आएगी। ठीक है, और आप सर्कल मेथड से भी इमेजिन कर सकते हो। आपकी फिंगर्स देखो बाहर की तरफ ही आएगी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे रेडियस लेके आप एक सर्कल बनाओ। इमेजिन करो इस तरह का एक रेडियस का आपको एक सर्कल मिलेगा ऐसा, है ना। और इस पॉइंट पे जब आप निकालोगे तो आपका फिंगर्स बाहर की तरफ आएगा। अब ये मैं यहाँ पे इसको 2D में शो नहीं कर सकता हूँ, आप 3D में थोड़ा इमेजिन करके देखो इस सिचुएशन। ठीक है, डायरेक्शन सबको आ गया ना निकालना? हाँ, बहुत बढ़िया। आंसर कितना आया? 1.5 × 10⁻⁵ टेस्ला। सबका 1.5 आ रहा है, बाकियों का क्या आ रहा है? ललित का आंसर आया B। बाकी बच्चों का क्या आ रहा है? B। सबका B आ रहा है। लक्ष्य का भी B आ रहा है, ललित का भी B आ रहा है। चेक करें क्या इसका आंसर। चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर, ठीक है। तो ये फाइनाइट लेंथ है वायर का, और अगर हमें एंगल पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। एंगल कितना आ रहा है? ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा?
ये दो एंगल्स फाइंड आउट करे आपने? यस, क्या मान लो ना दोनों को? थीटा मान लो। चलो, तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ये भी आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। ये 3 हो गया तो ये कितना हो गया? 4 हो गया, है ना? तो ये थीटा कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 3/r। 53। यस सर। हाँ, cos 53 आपका 3/5 के बराबर होता है ना, और sin 53 आपका 4/5 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये एंगल आपका 53 हो गया, ये भी 53 हो गया। सिमिलरली ये भी 37 हो गया, ये भी 37 हो गया। ठीक है, तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो फाइनाइट वायर का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर। ये किसका माइक ऑन है? बंद कर लो बेटा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर, आर का वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इनटू, अब मैं ये वाला एंगल अगर लूंगा तो क्या लगाऊंगा? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ठीक है, कॉस 53 प्लस कॉस 53। ठीक है, यहां से आपका जो आंसर आएगा वो, सबका बी ऑप्शन आ रहा है यहां से। हाँ सर। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वापस देखो, देखो जेई मेंस के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हो, अब मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कर रहे हो। अब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए, है ना? दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मेंस का, लो ये वाला ट्राई करो। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ था, देखो ये वायर दिया हुआ है आपको, इसमें करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइटली। और दूसरा वायर आपको ऐसे दिया हुआ है, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, लेकिन इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है यहाँ से डी डिस्टेंस पे, और यहाँ से भी डी डिस्टेंस पे। ठीक है, दोनों वायर से डी डिस्टेंस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? एसपी पॉइंट। जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, अप्रैल में पूछा गया है, अप्रैल वाले सेशन में 2019 का क्वेश्चन। बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ऑप्शन दूं कि ऐसे ही बताओगे बिना ऑप्शन के? आई की वैल्यू दो। हाँ देखो, ओरली आंसर बता दिया। किसने बोला 0? बिल्कुल सही जवाब है, प्रियांशी ने सही बोला। और किसने बोला था 0? मैंने। हाँ, कुछ पटेल ने। देखो 0 आ रहा है यहाँ पे। देखो पहले आप डायरेक्शन देखो, कई बच्चे करंट की वैल्यू मांग रहे हैं यहाँ पे। करंट की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है ना? लेकिन वो आपको फिर भी देता है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में तो जानबूझ के वो करंट की वैल्यू देगा। लेट से करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, कुछ दिमाग लड़ाएं। सबसे पहले आप डायरेक्शन ही निकाल लो ना। इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी? देखो ये वाली वायर की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ, फर्स्ट वायर की वजह से। सेकेंड वायर की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी? अंदर की तरफ। दोनों एक दूसरे के कैंसिल आउट कर देगी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा, दोनों का डिस्टेंस आपका सेम है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डायरेक्शन से यहाँ पे आपका खेल खत्म हो गया क्वेश्चन। तो कई बार इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, बताओ। अब आपको अभी इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको कंसेप्ट अब समझ आ गया। अब जिस बच्चे को कंसेप्ट नहीं समझ आया होगा वो इसी क्वेश्चन पे लगा रहेगा 10 मिनट तक, सोचता रहेगा क्या करूं क्या करूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। इसमें देखो इस तरह से आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है वायर्स का। एक वायर ऐसे जा रही है और फिर ये टर्न होके ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, और दूसरी वायर ऐसे जा रही है। मतलब ये वाली वायर जो है आपकी, यहां से आ रही है और ये टर्न होके नीचे को जा रही है। ठीक है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है।
अब हमें फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, करंट का वैल्यू पूछा है इसमें, हाँ ठीक है। टू इनफाइनाइटली लॉन्ग आइडेंटिकल वायर्स आर बेंड बाय 90 डिग्री, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से दो, इन सच अ वे दैट द सेगमेंट्स LP एंड QM, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये सेगमेंट आपका LP है और ये सेगमेंट आपका QM है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स है, इस तरह से हमने 90 डिग्री पे इसको बेंड कर दिया, ठीक है। इन सच अ वे दैट द सेगमेंट्स LP एंड QM आर अलोंग द एक्स एक्सिस, अब LP और QM आपका कौन से एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। while the segments PS and QN are parallel to Y axis, PS and QN जो सेगमेंट है आपका वो Y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। इफ OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, अच्छा ये आपका सेंटर पॉइंट है O, OP और OQ कितना दिया हुआ है आपको, 4 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ है, दोनों 4 सेंटीमीटर ये है और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट द सेंटर पॉइंट इज 10 की पावर -4 टेस्ला, अच्छा सेंटर पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है 10 की पावर -4 टेस्ला, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ईच वायर, है ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ईच वायर, इस वायर में कितना करंट होगा और इस वायर में कितना करंट होगा, दोनों में करंट का वैल्यू निकालना है, और दूसरा हमें ये निकालना है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। दो क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड सेकेंडली यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पॉइंट O, ठीक है। दो सब पार्ट्स है इस क्वेश्चन पे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये जनवरी वाले सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई मेंस में जनवरी वाला जो सेट था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 का ही है, ये भी 2019 में ही इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ, बिनोट तो दिया हुआ है ना, है बेटा ऊपर क्या दिया हुआ है, सेंटर पे दिया हुआ है ना बिनोट, हाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है O पॉइंट पे, उसका डायरेक्शन पूछा गया है कि O पॉइंट पे इसका नेट डायरेक्शन क्या होगा, वो पूछा गया, ठीक है। मतलब इनटू द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन है, ये पूछा गया, इनटू द प्लेन, है ना। और दूसरा करंट का मैग्नीट्यूड भी पूछा गया, करंट का वैल्यू पहले फाइंड करो, सबसे पहले करंट कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, वापस आपको राइट हैंड रूल ही लगाना है, राइट हैंड थंब रूल ही फिर से लगाना है, हाँ इनटू द प्लेन आ रहा है सबका, वेरी गुड, डायरेक्शन सबने निकाल लिया। अब मुझे बताओ करंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया, आप इसका स्टेटमेंट पढ़ना, तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, कितने लाइन का क्वेश्चन है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक पूरा पैराग्राफ बना दिया उन्होंने इस क्वेश्चन पे, इतना सब समझाने के लिए उन्होंने एक पूरा बड़ा सा पैराग्राफ बना दिया है। अब बच्चा क्या करता है, इतना बड़ा पैराग्राफ देख के डर जाता है, वो जेईई मेंस का क्वेश्चन है और 8 से 10 लाइन का क्वेश्चन उसने बना दिया। क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है बस, और क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा बना दिया। बहुत बढ़िया, इनटू द प्लेन इज करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू सब लोग निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फिर मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। टेन एम्पियर आ रहा है, 10 एम्पियर ललित का 10 आ रहा है, बाकी बच्चों का क्या आ रहा है? भैया सॉल्व तो ढंग से कर लिया करो, अब कम से कम एक फॉर्मूला ही तो लगाना है, सबको पता है। सॉल्व करने में कंजूसी मत किया करो, सॉल्व ढंग से किया करो, है ना। हाँ 20 एम्पियर इज करेक्ट।
अब कम से कम कैलकुलेशन मिस्टेक तो ना करो। 20 एम्पियर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 10 एम्पियर नहीं आएगा, 20 एम्पियर। यस, 20 एम्पियर इज करेक्ट आंसर। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार परफॉर्मेंस। इस तरह का एक क्वेश्चन और आया था, देखो ये भी मेंस का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या किया था इन्होंने, सर्कुलर आर्क दे दिया था, देखो इस तरह से। चल जा बेटा, पेन क्यों हैंग हो गया। सर्कुलर आर्क इस तरह से दिया हुआ था और मैं बोला था मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। इस तरह से आपको सर्कुलर आर्क दिया हुआ है, एक सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब आपका करंट ऐसे जा रहा है। करंट का वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर और हमें फाइंड करना है सेंटर पॉइंट पे। इसके सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हमें फाइंड करना था। डिस्टेंस आपको सारे दिए हुए हैं। ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है। थीटा का वैल्यू भी गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट ओ। जेई 2019 जनवरी सेट का क्वेश्चन है। बताओ इस पे क्या लगाओगे। आपको मैंने आर्क का फॉर्मूला बता रखा है ना, जब हमको ऐसा कोई आर्क दिया रहता है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, बताओ। इस तरह का आर्क दिया होता है, हमें एंगल भी पता होता है 5, इसमें करंट ऐसे बहता है, तो क्या फॉर्मूला लगाते हो, म्यू नॉट आई, जल्दी से बताओ, अरे बोलो ना। इंटू 5/4πr। वेरी गुड, म्यू नॉट आई इंटू 5/4πr, बिल्कुल सही जवाब। तो यही वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे भी लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 आर्क है, देखो सेगमेंट आप बना लो इस तरह से, दिस इज योर आर्क 1 एंड दिस इज योर आर्क 2। ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्या ये वाले सेगमेंट्स की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा क्या, 3rd और 4th सेगमेंट की वजह से, ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, क्या इन 2 सेगमेंट्स की वजह से नहीं होगा। वेरी गुड, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस लाई कर रहे हैं ना, जिस पॉइंट पे हमें, हाँ अलोंग द एक्सिस जो सेगमेंट लाई करता है उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। सो आपको खाली ये फर्स्ट वाला सर्कुलर आर्क और सेकेंड वाला सर्कुलर आर्क, इन दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल के आंसर बताना है कितना आ रहा है। चलो जल्दी से बताओ।
6 × 10⁻⁷। 6 × 10⁻⁷ मिस्टेक। सेंटीमीटर में 10⁻⁵। नहीं नहीं, टेस्ला में ही बताना है आपको, ऐसा तो कुछ ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शंस आपको क्या दिया मैं? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 1 × 10⁻⁻5। दूसरा ऑप्शन है आपका 1 × 10⁻⁷। टेस्ला में है सब मैग्नेटिक फील्ड आपका। थर्ड इज 1.5 × 10⁻⁷। एंड फोर्थ इज 1.5 × 10⁻⁵। देखो ऑप्शंस कितने क्लोज दिया मैं उसने, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ऐसे तुक्का नहीं मार सकते। मेंस का क्वेश्चन है। ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी फॉर बॉम्बे, डी डी। डी फॉर दिल्ली। दिल्ली दिल्ली। दिल्ली आ रहा है। सेवेंथ का आपका दिल्ली ऑप्शन आ रहा है। नहीं, रॉन्ग है बेटा, दिल्ली इज रॉन्ग। ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज सी फॉर चेन्नई। अब इसने इजी क्वेश्चन में बताओ आप लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक मार दिया, बताओ। यस सर। देखो कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक ही है। अब इसमें तो कोई कंसेप्चुअल कोई गलती नहीं है आप लोगों की, सब आपको कंसेप्ट सारा पता है। अब इसमें गड़बड़ कहाँ करी? कैलकुलेशन में मिस्टेक करी, तो वो आपको प्रैक्टिस से दूर करना है। दैट इज नॉट कंसेप्चुअल मिस्टेक। बच्चों को लगता है कि मेरे कंसेप्ट में कमी है, नहीं। अगर जिसने यहाँ पे अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, तो उसके कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। उसकी दिक्कत कहाँ पे आई है? कैलकुलेशन में दिक्कत आई है। कंसेप्चुअल वाइज वो करेक्ट। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। बताओ सॉल्व करके, या अब निकाल लिया सबने आंसर? गलती पता चल गई अपनी सबको? निकाल लिया सर। चलो बहुत बढ़िया। अगर कहीं डाउट हो तो बता देना, मैं सॉल्व करके भी बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस 2016 में, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है। हमारे पास 2 आइडेंटिकल वायर्स है। आइडेंटिकल का मतलब जिसका सब कुछ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है, सब कुछ आइडेंटिकल का मतलब सब कुछ सेम है ना। दोनों का लेंथ L है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपका सेम है, और दोनों में करंट भी आपका सेम कैरी हो रहा है। इसमें भी आई करंट है तो इसमें भी आई करंट है, इसलिए वो आइडेंटिकल है। अब हमने क्या किया, पहली वाली वायर को बेंड कर दिया सर्कल में, है ना। ए वाली जो वायर है इसको हमने बेंड कर दिया किस फॉर्म में? ऐसे सर्कल फॉर्म में, ठीक है। पहली वायर को हमने बेंड कर दिया सर्कुलर फॉर्म में, और इसका रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। दिस इज योर वायर A। इसको हमने सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दी। दूसरी वाली जो वायर है इसको हमने स्क्वायर बना दिया। जो आपकी बी वाली वायर है इसको हमने क्या किया, इस तरह का स्क्वायर बना दिया। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया। आप सोच सकते हो कितना बढ़िया क्वेश्चन होगा। तो इसको हमने बना दिया स्क्वायर, और इस स्क्वायर का साइड है A, ठीक है। ये हमारी बी वाली वायर है। दोनों आइडेंटिकल वायर से ही बने, ठीक है, ए बी और बी। अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल एंड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। मतलब पहले हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट से P, और इसके सेंटर को नाम दे देता हूँ मैं Q, ठीक है। तो हमें फाइंड करने को बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट टू मैग्नेटिक फील्ड एट Q पॉइंट। दिस यू हैव टू कैलकुलेट। क्वेश्चन सबको समझ आ गया? 2016 में, हाँ 2016 में पूछा गया सवाल है मेंस का, 2016 का। सब लोग ट्राई करेंगे इसको। पहले एक ट्राई खुद से मारो, फिर हम देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8। मेरे ख्याल से मैग्नेटिज्म आपका अच्छे से कवर हो ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। एक ट्राई आप खुद से मारो इसको।
नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर सही था, मैंने आंसर की गलत देख लिया है ना। हाँ सर वही तो 6 हाँ इंटू 10 की पावर आ नहीं, रहा वो आपका सही था, मैंने अभी मैंने दूसरे का आंसर की देख लिया पहले वाले की जगह। आप लोगों का सही है, सॉरी संडे। ये मेरा मिस्टेक था, मैंने आंसर की दूसरा देख लिया, क्वेश्चन दूसरा देख लिया है ना, वो अलग हाँ आंसर सर। की है। हाँ, आपका आंसर सही है, डी ऑप्शन आ रहा था ना आपका, करेक्ट है। मैं वही कहूँ यार, इतना इजी मिस्टेक थोड़ी आप करोगे, सिली मिस्टेक तो नहीं कर सकते, ऐसे बच्चे तो नहीं है हमारे एसवीवी वाले। करेक्ट थे आप लोग, इट वॉज माई मिस्टेक। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, 8 वाला। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है ऐसा? अच्छा, करंट का डायरेक्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, करंट का डायरेक्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। आप खुद ही इमेजिन कर लो ना, आप दोनों पे डायरेक्शन सेम ले लो है ना, इसमें क्लॉकवाइज ले रहे हो तो इसमें भी क्लॉकवाइज ले लो, डायरेक्शन कुछ दिया नहीं है तो आप दोनों का सेम सेंस मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन से मतलब नहीं है हमको, यहाँ पे वो रेशियो पूछ रहा है, और रेशियो में हम हमेशा मैग्नीट्यूड से मतलब रखते हैं, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं, यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है उसके। ठीक है, डायरेक्शन आप एज्यूम कर लो, इसका क्लॉकवाइज मान लो, इसका भी क्लॉकवाइज मान लो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हाँ, जिस सेंस में आपने इसको बेंड किया उस सेंस में आपने इसको भी बेंड कर लिया, ऐसा हम मान सकते हैं, वी कैन एज्यूम दैट। ठीक है, वन 1.4 आ रहा है आदित्य सिंह का, ललित का आ रहा है। अच्छा, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, वही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे आप पता नहीं अजीब व गरीब आंसर आते जाएंगे, फिर ऑप्शन ही ले लो आप, ऑप्शन से ही बता दो क्या आएगा। ऑप्शन ए इज गिवन π²/8, ऑप्शन बी इज गिवन π²/16√2, ऑप्शन सी इज गिवन π² and option D is given π²/8√2. ट्राई किया किसी ने? कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताओ, ए बी सी डी में से? ना, अभी कर रहे हो सॉल्व, ओके।
काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, 2016 का है। मतलब क्वेश्चन इजी है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 2016 में आया हुआ है मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन, बायोट्स। इसके बाद 2016 के बाद फिर नहीं पूछा गया। मतलब 2016 से लेके 2019 तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके 2019 में पूछे गए बायोट सेवर्ट लॉ पे। ये हम बायोट सेवर्ट लॉ का ही एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो बायोट सेवर्ट लॉ पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि 2019 में कम से कम हर सेट में आपका एक क्वेश्चन आया ही आया बायोट सेवर्ट लॉ से। अप्रैल में भी पूछा गया है, दोनों सेट में। अप्रैल में फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया, और जनवरी में भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। तो 2019 में ये ट्रेंडिंग है आपका बायोट सेवर्ट लॉ, और इससे हमें ये पता चलता है कि 2021 में आप लोग अपीयर करोगे ना, तो 21 में पूरी संभावना है बायोट सेवर्ट लॉ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। आप ऐसा मान के चलो, एक क्वेश्चन आपको इस तरह के कॉम्बिनेशन का जरूर मिलेगा पेपर में, ठीक है। और 2019 से पहले 2016 में आया था बायोट सेवर्ट लॉ का क्वेश्चन, सीधा 2016। मतलब ना 2017 में पूछा गया, ना 2018 में पूछा गया, 2 साल तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, चलो देखो इधर, किसी ने ट्राई नहीं किया अभी तक। पहले निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल, है ना। तो सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सेंटर पे, जल्दी से बताओ। म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। अब r का वैल्यू क्या लोगे ये हमें फाइंड करना है। तो हम सबको पता है कि वायर का लेंथ तो सेम रहेगा l के बराबर, तो l इज इक्वल टू 2πr विच इज सर्कमफेरेंस। तो यहाँ से आपको r का वैल्यू मिल जाएगा विच इज l अपॉन 2π, ठीक है। यू विल सब्सटीट्यूट हियर, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा bp का म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स r विच इज l अपॉन 2π, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, से हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू पाई बाय एल। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, ठीक है। अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की वजह से क्या होगा, देखो अब ये स्क्वायर में आपके 4 सेगमेंट्स बन रहे हैं, ए बी सी डी, मतलब 4 वायर्स के लेंथ बन रहे हैं, है ना। और हमें सेंटर पे निकालना है, तो एक वायर की वजह से जो होगा उसको 4 टाइम्स कर दूंगा, तो मुझे चारों की वजह से मिल जाएगा। क्योंकि सबकी वजह से आप डायरेक्शन निकालोगे तो इनसाइड ही आएगा। फर्स्ट वायर की वजह से निकालोगे तो आपका इनसाइड ही आएगा, सेकेंड की वजह से निकालोगे तो भी इनसाइड ही आएगा, थर्ड की वजह से निकालोगे तो भी इनसाइड ही आएगा, चौथे की वजह से निकालोगे तो भी आपका इनसाइड ही आएगा। चारों की वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनटू द प्लेन आएगी। तो आप एक वायर की वजह से निकाल लो, तो ये एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री का, क्योंकि स्क्वायर है तो 90 का आधा हो जाएगा 45। तो यहाँ से आप फाइनाइट वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, एक वायर के लिए लगाओ और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू पॉइंट कितना हो जाएगा 4 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 वायर, और ये कितना हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। अब डिस्टेंस क्या लोगे आप, r क्या लोगे बताओ, r क्या लोगे यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस होगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर्स, ये आपका r होगा, समझ रहे हो। यस सर। तो r की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, L/8 आ रहा है। कैसे L/8 आ रहा है, देखो L की वैल्यू हाँ L/4 है ना एक्चुअली। अच्छा, L हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ A, तो A हो जाएगा आपका L/4 के बराबर, बिल्कुल सही बात है। A इज इक्वल टू L/4, है ना। तो R क्या हो जाएगा यहाँ पे, R को A के टर्म्स में निकालो पहले,
ये a/2 होगा क्या, है ना? नहीं, यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दो ना। a/2 का क्या हो जाएगा, कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा ये, परपेंडिकुलर वाला, साइन 45, tan 45, है ना? tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये भी a/2 ही आ जाएगा, है ना? तो a/2 मतलब फिर l/8 हो जाएगा। हाँ सही बात तो बोल रहा है, a/2 का मतलब l/8 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r का वैल्यू हो जाएगा आपका l/8, वेरी गुड, l/8 के बराबर हो जाएगा, इंटू कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, तो कॉस अल्फा भी 45 है, कॉस बीटा भी 45, अच्छा दोनों 45 है, तो 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है, √2 ओनली, है ना? तो √2 ही हो जाएगा, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई l/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है, और 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से काट पीट के, 8√2 का फैक्टर आ रहा है ना? अब यहाँ से देखो 8√2 का फैक्टर मुझे मिल रहा है, तो कौन से ऑप्शन में 8√2 का फैक्टर आ रहा है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऐसे ही आप पता कर लोगे, तो डी ऑप्शन होगा सही, है ना? इसमें 8√2 का फैक्टर आ रहा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप देख लो 8√2 का फैक्टर कहाँ आ रहा है ना? वैसे सॉल्व भी कर लो तो एक स्टेप और लगेगा, और क्या, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं, कंसेप्ट तो वही है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है बस। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, मज़ा आ जाएगा आपको। ये देखो, सपोज करो एक वायर ऐसा है, अब ये वाला क्वेश्चन 2020 में 21 में, है ना, 21 में आप अपियर करोगे, 21 में आने की संभावना है, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन 21 में आने की संभावना है। सपोज करो वायर में करंट ऐसे जा रहा है, इस तरह की आपकी वायर है, ठीक है, और यहाँ से करंट आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक ये वाले सेक्शन में चला जाता है, सर्कुलर है, और दूसरा आपका ये वाले सेक्शन में चला जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपका करंट डिवाइड हो रहा है, सपोज करो यहाँ से आपका आई करंट एंटर हो रहा है, तो इस ए पॉइंट पे यहाँ पे करंट आपका गया I1, और यहाँ पे आपका करंट गया I2, करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, और फिर से ये लूप में घूम के आता है, और यहाँ से आपका करंट दोनों मिल जाता है, और मिल के फिर ये यहाँ से एग्जिट हो जाता है। यहाँ पे आपका I1 और I2 इस जंक्शन पे ऐड हो रहा है, और जंक्शन पे ऐड होके आपका एज इट इज यहाँ से करंट बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पे मुझे सेंटर मिलेगा। अब मुझे इसके सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेंटर पॉइंट पे इसके मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अगर आपका एंगल दिया हुआ है थीटा के बराबर, ये एंगल का वैल्यू आपको थीटा दिया हुआ है, थीटा के टर्म्स में आपको आंसर है, समझ आया? ये आपकी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, यहाँ पे इन्फिनिटी तक है, यहाँ पे भी ये इन्फिनिटी तक है, ठीक। तो करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, और फिर ए वाले जंक्शन पे आपका करंट डिवाइड हो जाता है, मतलब I1 करंट इधर चला जाता है, I2 करंट इधर चला जाता है। तो I1 करंट यहाँ से गोल घूम के आता है इस जंक्शन पे, बी जंक्शन, और I2 करंट ये वाले पाथ से फॉलो होता है, और ये भी बी जंक्शन पे पहुँचता है। बी जंक्शन पे दोनों के दोनों करंट आपके ऐड हो जाते हैं, और टोटल करंट जितना एंटर हुआ था उतना करंट यहाँ से एग्जिट हो गया। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, देखो ये हमारी वायर है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रही है यहाँ पे इस साइड। इस वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट। जब ये करंट आपका ए पॉइंट पे पहुंचता है, तो ए पॉइंट पे आपका करंट दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है।
पहला ब्रांच आपका ये है, इस ब्रांच में आपका कितना करंट जाता है, I1 करंट, ठीक है। और दूसरा ब्रांच आपका ये है, इस ब्रांच में कितना करंट जाता है, I2 करंट। अब फर्स्ट ब्रांच में I1 करंट आपका गोल घूम के फिर से आ जाता है B पॉइंट पे, ठीक है। और I2 करंट भी आपका ये वाले ब्रांच को फॉलो करके पहुंच जाता है यहाँ पे। अब B वाले जंक्शन पे दोनों करंट्स आपके ऐड हो जाते हैं, I1 करंट भी ऐड हो जाता है और I2 करंट भी ऐड हो जाता है। तो दोनों करंट जब ऐड होते हैं तो वापस आपका नेट करंट कितना हो जाता है, I करंट। यही करंट आपका यहाँ से एग्जिट हो जाता है, ये भी इन्फिनिटी लॉ। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट O। सेंटर पॉइंट O पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा माइनस होगा, पल्लव कह रहा है माइनस होगा, क्यों माइनस क्यों करेंगे? अच्छा हाँ माइनस तो होगा ही होगा, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होगा आपका। देखो पहले डायरेक्शन में कितना कंफ्यूजन होता था, आज की क्लास के बाद मुझे नहीं लगता अब किसी बच्चे को डायरेक्शन में कोई भी कंफ्यूजन होगा, अब किसी को भी नहीं होना चाहिए। नो कंफ्यूजन, एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। बायोट-सेवर्ट लॉ आपका 100% पक्का हो गया। ठीक है, देखो प्रियांशी का आंसर भी आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा माइनस पाई बाई पाई। ये कैसा आंसर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आई के टर्म्स में आंसर नहीं आएगा आपका, आंसर I1 और I2 के टर्म्स में आएगा, ठीक है। करंट आपकी डिवाइड हो रही है ना बेटा, देखो ये वाले जंक्शन पे आपकी करंट डिवाइड हो जा रही है, तो ये वाले जो आर्क है आपका ऊपर वाला जो आर्क है, इसमें करंट कितना जा रहा है, I1 जा रहा है। तो ये वाले आर्क के लिए आप एंगल कौन सा कंसिडर करोगे, सेंटर पे ये वाला एंगल कंसिडर करोगे। जो रेड वाला आर्क है इसके लिए आपका एंगल होगा 2 पाई माइनस थीटा, दिस विल बी योर एंगल। और जो नीचे वाला आर्क है इसको मैं ब्लू आर्क बोल देता हूं। नीचे वाला जो आर्क है, इस आर्क के लिए आपका एंगल कितना होगा, इस आर्क के लिए आपका एंगल होगा थीटा, सेंटर पे, है ना। दोनों में करंट अलग अलग है, पहले वाले आर्क में I1 है, दूसरे वाले आर्क में I2 है, ठीक है। अब आप अच्छे से इसको सॉल्व करो तो क्या है, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखो है ना, अब तो एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। हमें फॉर्मूला पता है ना कि आर्क की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई इंटू फाई अपॉन 4 पाई आर, यही होता है ना, ठीक है। रेडियस आपको कैपिटल आर दिया, जो भी दिया रेडियस आपको आर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला लगाना है। पहले मैं फर्स्ट आर्क के लिए लगाऊंगा, तो फर्स्ट आर्क के लिए आपका फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। फर्स्ट आर्क के लिए आपका करंट कितना हो जाएगा, I1, और रेडियस तो सेम ही रहेगा। सेकेंड के लिए जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो म्यू नॉट आई I2 इंटू फाई कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 4 पाई आर। अब फर्स्ट आर्क की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी इनटू द प्लेन, सेकेंड की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी आउट ऑफ द प्लेन। तो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा, इसका नेट जो भी आएगा, म्यू नॉट I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 4 पाई आर माइनस म्यू नॉट I2 इंटू थीटा अपॉन 4 पाई आर। यही आंसर होगा ना। नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका इतना आ जाए। समझ आया सबको?
दोनों की वजह से। हाँ, अब इसमें क्या करता है वो देखो, बहुत बढ़िया है। अब इसमें देखो एक पॉइंट और आपको बताना था, कई बार वो क्या करता है आपको रेजिस्टेंस पूछ लेता है कि रेजिस्टेंस का कैसा वेरिएशन होगा। अब हम सबको पता है कि आपका वायर है ऐसा सर्कुलर, तो इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, और ये भी आपका वायर है तो इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो वो बड़ा चालाक है, वो क्या करेगा आपको रेजिस्टेंस का रिलेशन पूछ लेगा। अच्छा ये बताओ हमें कि R1 और R2 के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो अब हम सबको पता है कि ये दो रेजिस्टेंस आपके कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। देखो आपकी करंट की वैल्यू डिवाइड हो रही, R1 करंट ऊपर चला गया, और सॉरी R1 रेजिस्टेंस ऊपर वाली वायर का और R2 रेजिस्टेंस नीचे वाली वायर। तो अगर मैं नेट इफेक्टिव बात करूं A और B पॉइंट्स के बीच में, तो आपका इस तरह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा। दिस इज योर R1, और नीचे वाली वायर का रेजिस्टेंस सपोज करो आपका कितना है, R2 है। ठीक है, अब हम सबको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 इज इक्वल टू रो टाइम्स L1 अपॉन ए। ठीक है, अब वायर्स आपके आइडेंटिकल है तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम होगा, तो चेंज क्या करेगा, लेंथ चेंज करेगा। सिमिलरली R2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, रो इंटू L2 अपॉन ए। अब यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो तो आपका वायर आइडेंटिकल है तो रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम रहेगा, तो चेंज क्या करेगा आपका, L2 चेंज करेगा। तो R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा, R1 बटे R2 आपका हो जाएगा L1 बाय L2 के बराबर। ठीक है, अब L1 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो देखो पूरी वायर का आपका लेंथ कितना है, पूरी वायर का लेंथ कितना है, 2 पाई r के बराबर है ना। टोटल लेंथ आपका कितना है, अब आप L1 L2 का रेशियो कैसे निकालोगे, टोटल लेंथ हमें पता है 2 पाई r के बराबर है। ठीक है, टोटल लेंथ हम सबको पता है कितना है आपका, 2 पाई r के बराबर है। तो अब L1 लेंथ कितना हो जाएगा, तो 2 पाई r जब आपका लेंथ है तो आपका एंगल कितना बन रहा है, 2 पाई r लेंथ के लिए एंगल मेरा कितना बन रहा है, सेंटर पे 360 डिग्री। तो जब मेरा एंगल 2 पाई माइनस थीटा बन रहा है तो उसके लिए मेरा लेंथ कितना होगा वायर का, मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ यूनिटरी मेथड लगा। तो मुझे यहाँ से L1 का लेंथ मिल जाएगा, L1 इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन r, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन r। ठीक है, सिमिलरली L2 का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, L2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, थीटा अपॉन r। ठीक है, तो मुझे रेजिस्टेंस का रेशियो मिल जाएगा, देखो R1 अपॉन R2 विच इज इक्वल टू, अगर वो पूछना चाहे तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि जेई मेंस वाला है, वो कहीं पे भी आपके साथ गेम खेल सकता है। तो R1 अपॉन R2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन थीटा के बराबर। ठीक है, समझ आ रही है किस तरह के क्वेश्चन आपसे फ्रेम हो सकते हैं, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन थीटा के बराबर हो जाएगा आपका रेशियो। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है यहाँ से। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे इसके अलावा अगर वो चाहे तो आपसे करंट भी पूछ सकता है, बेटा फाइंड करो I1 का वैल्यू कितना होगा और I2 का वैल्यू कितना होगा, वो चाहे तो आपसे ये भी पूछ सकता है ना। आपको सपोज करो, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो पैरेलल में अगर दो वायर्स कनेक्टेड है तो आपका पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपका करंट इनटू रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब आपका IR इज इक्वल टू I1 R1 विच इज इक्वल टू I2 R2। ठीक है, तो अब मुझे अगर I1 का वैल्यू निकालना है तो मैं ये दो इक्वेशंस को कंपेयर कर लूंगा। तो I1 आपका हो जाएगा, I के टर्म्स में आप निकाल सकते हो यहाँ से I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना। I1 का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन वो एक्सटेंड करना चाहे तो कर सकता है, वैसे उसने पूछा नहीं है लेकिन इस पे भी एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। I1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I इंटू R विच इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ वायर अपॉन I इंटू R अपॉन R1। ठीक है,
अब आप R को क्या लिख सकते हो, हमें पता है रो इंटू एल बाई ए, ठीक है, और R1 की वैल्यू हमने निकाल ही ली है, रो इंटू एल वन बाई ए। तो कहने का मतलब है रो ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, एल अपॉन एल वन ही बचेगा। तो यहाँ से आपको I1 का वैल्यू पता चल जाएगा, कितना फर्स्ट वाली ब्रांच में कितना करंट गया आपका, तो आप वो भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। पहली वाली ब्रांच में आपका कितना करंट जाएगा, यहाँ से आप वो भी निकाल सकते हो। मेरा पेन क्यों हैंग हो रहा है बार बार, एक मिनट रुको। I1 का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, ये क्वेश्चन पक्का आएगा मुझे ऐसा लगता है ना। मे बी इस तरह का कंसेप्ट उन्होंने अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन 2021 में आप जब अपियर करोगे तो पॉसिबिलिटी बनती है कि इस तरह का एक क्वेश्चन वो फ्रेम कर दे, है ना। I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, फिर से हैंग हो गया। आप लोग निकाल के बताओ क्या आ रहा है आंसर I1 का। मेरा पेन हैंग हो गया है। अच्छा टाइम पटी क्यों एटले, अच्छा मुझे चलो ठीक है, ये वाला सॉल्व कर लेना आप सब लोग। जो एग्जांपल्स मैंने क्लास में डिस्कस किए सब आप कॉपी में लिख लेना, ठीक है। आपकी कॉपी में सब चीजें होनी चाहिए। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।